मैं ये कह रहा हूं कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा कि संसद को लोगों के मौलिक अधिकार कम करने की अथॉरिटी नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान की मूल संरचना नहीं बदली जा सकती है। इस फैसले के बाद 1971 में 24th अमेंडमेंट आता है और 24th अमेंडमेंट में होता यह है कि चेंजेस कर दिए जाते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर में, जिसमें यह था कि संसद को संविधान के संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के समक्ष बनाता है और स्पष्ट रूप से यह प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है। यह पावर लोगों से किसने छीना, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ना मुझे। अरुण जी, आज जब अमेंडमेंट की बात होती है तो ये कह रहे हैं कि भाई, मैं यश आपके पास आ रहा हूं, एक बार मैं सुमित से रिएक्शन ले लूं। आज जब कहते हैं तो भाई कहते हैं कि भाई संविधान बदलने की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा बदलाव तो 24th अमेंडमेंट था। 24th अमेंडमेंट एक बार आप लोग देखिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, फिर उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा केस है। 1975 का केस है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी मानते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया था। यह हाईकोर्ट का फैसला है, मैं तो अपनी कहीं किताब से लेकर आया नहीं हूं। सुमित जी, क्या आप लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जो एलिगेशन विपक्ष महागठबंधन लगा रहा है, विपक्ष इंडिया अलायंस लगा रहा है, क्या आप चेंज करना चाहते हैं? इसलिए आप 400 सीटें चाहते हैं? मैं खुलकर सवाल पूछता हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जितना मौका जो है यहाँ बैठे हुए अन्य प्रवक्ताओं को मिला, उतना मौका मुझे भी मिले और मेरी पूरी बात जो है वो सुनी जाए। मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि ये 100 से भी ज्यादा सुधार जो है और 100 से भी ज्यादा जो बदलाव है वो किसने किया? ये तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने किया। अब ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र और जिस इंडी अलायंस का मूल चरित्र, जिसके दिन की शुरुआत जो है वो सनातन को गाली करके होती है और जिसकी शुरुआत जो राम मंदिर तोड़ने की बात से होती है, जिसकी शुरुआत पशु तस्करों की गोद में बैठ करके खेलने से होती है और जिसकी शुरुआत जो है वो रामचरित्र मानस को अपमानित करने वाली बातों से होती है, वो इससे आगे बढ़ करके देख नहीं सकते। कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बिहार ढूंढने वाले जो लोग हैं, इनको एक्चुअली ये बिहार नहीं ढूंढ रहे थे। इनको क्या ढूंढ रहे थे पता है? ये उस जेल का पता ढूंढ रहे थे जहां पे इनके भ्रष्टाचारियों के युवराज के जो पिताजी हैं उनको भेजना था। तो उस जेल का पता ढूंढ रहे थे, वो जेल का पता इनको मिला नहीं। मैं बता देता हूं वो जेल का पता, या तो तिहाड़ नहीं तो अंडमान का जेल। तो ये इसी तरह की बात है। और रही बात, ये बैठ करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये देश को के उत्थान और तरक्की की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। ये एक्चुअली मूलभूत मुद्दों से संपूर्ण देश को भटकाना चाहते हैं। ये महिलाओं की बात कर रहे थे, मणिपुर की बात कर रहे थे। आपके मूल मुद्दे में तो डेवलपमेंट है सुमित जी। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपके मूल मुद्दे में तो डेवलपमेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कोई दो राय? बताइए आप मुझे सुमित जी। आप तो डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं, विकास का एजेंडा आगे लेकर चल रहे हैं। 2024 को लेकर जो संकल्प पत्र आपने दिया उसमें भी 2029 तक डेवलपमेंट का विजन है। तो आप लोगों के नेता बार बार अमेंडमेंट की बात क्यों करते हैं? क्या अमेंडमेंट से इस तरह के बयान से लोगों को क्या आप समझाना चाहते हैं, क्या बोलना बताना चाहते हैं? देखिए, हम लोग मैं अगर कोई चुनाव लड़ूं, मैं पब्लिक के बीच जाके बोलूं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लेकर आऊंगा, तो लोगों को क्या समझ में आएगा? इस तरह के बयानों से कंट्रोवर्सी तो निकलेगी। बात सही बात है, इसमें विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है या इस बयान को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर मौका आप लोगों ने दिया है। देखिए, कंट्रोवर्सी करने वाले लोग कंट्रोवर्सी करते रहे। हम समाज नहीं, इस तरह के बयान की आवश्यकता क्या है सुमित जी, मुझे बताइए ना। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। अरे भाई, आपको इस तरह के बयान, वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट तय करेगी। फ्यूचर में जब इस तरह के अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय समिति बैठकर उस पर अमेंडमेंट तय करेगी। देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से केंद्रीय समिति जो है उस पर विचार करेगी। लेकिन ये समझना है, इस बात को समझना है कि ये देश जो है ना, वो 100 करोड़ सनातन हिंदू मान्यताओं में बसे हुए लोग रहते हैं। ये लगातार उनको अपमानित करने की बात करते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं। उस पर भी तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना। इस तरह के बयान की आवश्यकता क्या है सुमित जी, मुझे बताइए ना पहले आप। देखिए, मैं इनके बयान वो आप जवाब ले लीजिएगा उसका। मैं आपके प्रवक्ता यश श्रीवास्तव कांग्रेस से बैठे हुए जवाब दे देंगे सनातन का अपमान क्यों करते हो, करते हैं या नहीं करते। लेकिन क्या ये अमेंडमेंट वाला बयान ठीक लगता है आपको कि इस तरह के बयान कैंडिडेट फील्ड में जाकर देते रहे, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे XYZ कोई भी नेता हो? देखिए, मुझे प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान को डिफेंड करना पड़ता है। आज उन्होंने कहा कि कोई भी आ जाए इस तरह के
संविधान को बदलने की अब तो मुमकिन ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। निश्चित रूप से संविधान का जो मूल चरित्र है और संविधान जो है वो किस तरीके से एक पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, और भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले अगर देखेंगे तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं या फिर अन्य पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ना इन्हें संविधान के भाग 1 का पता है ना भाग 2 का पता है। संविधान के मूल पन्नों पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित किया गया है कि नहीं किया गया है। संविधान का मूल जो चरित्र है वो है राम राज्य का उद्देश्य, और राम राज्य के उद्देश्य से कौन आज आगे बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ये लोग महिलाओं की बात करते हैं। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस में एक रिएक्शन ले लेता हूं सौरभ, उसके बाद आपके ठीक है। कांग्रेस के एक नेता, दक्षिण भारत में कांग्रेस के एक नेता है जो कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए। कांग्रेस का एक छत्तीसगढ़ का नेता अपनी ही महिला नेत्री के साथ जाकर के बलात्कार करता है और उसके पति को मारने की धमकी देता है। कांग्रेस की इनकी जो राजनीतिक यूनिवर्सिटी है, उस 3 छात्र नेता जो है वो जाकर के मैं इन आरोपों का जवाब यश से ले लेता हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो संविधान अमेंडमेंट को लेकर। सुमित जी आपके पास वापस लौटेंगे। यश आपका जवाब करेंगे तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। पहले तो ये इनको याद दिलाइए, ये पता नहीं कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इनको बता दीजिए कि संविधान के मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता साफ लिखा हुआ। तो ये जो राम को चित्रात्मक शैली में लिख रहे थे संविधान के, सरासर झूठ है, जनता को बरगलाने वाली बात है। दूसरी बात, यदि इनको ये 2-4 नाम याद आते हैं तो इनको कभी जाकर के आपने पढ़ा है संविधान के? बोल दीजिए कि बीच में ना, अरे संविधान का बीच में ना बोले कौन है क्या है मैं नहीं जानता। सुमित जी एक एक करके, आप कौन हो वो मैं भी नहीं जानता। कौन हो आप? कौन सी पार्टी से आते हो? भाई साहब आप लोग सब डिबेट का हिस्सा है, दूसरे के ऊपर प्लीज इस तरह के रिमार्क्स ना दें। प्लीज आप एक एक करके बात कीजिए। सुमित जी और सौरभ द्विवेदी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। यश और सौरभ द्विवेदी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। यश आपका जवाब पूरा कीजिए जी। और विवेक जी, निवेदन है किसी और को बीच में ना बोलने दें, बड़ी मुश्किल से तो हमें बोलने को मिलता है। खैर, देखिए संविधान को बदलने की बात का सिर्फ इतना सा सबका सवाल है कि यदि आपको संविधान नहीं बदलना है तो आपके सांसद प्रत्याशियों में ये साहस नहीं होना चाहिए कि वो सरेआम ऐसी बात करें। यदि वो ऐसी बात आपके विचारों के खिलाफ कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अनुशासनहीनता है। और यदि आप इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं तो पूरे देश को आपकी नीयत पर संदेह होना बिल्कुल जायज है, साफ साफ बात है। और रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी के भाषण का, तो नरेंद्र मोदी जी का मैं आपको बता चुका हूं, अभी तक उन्होंने जो भी बोला है उसका उल्टा हुआ है। और ये हमें सनातन को कौन कितना मानता है, सनातन को सनातन चिल्लाने से नहीं माना जाता, उसके मूल्यों को माना जाता है, ईश्वर की दी हुई सीख को मन से माना जाता है। यदि आपके नेताओं की सुमित जी आ रहा हूं, सुमित जी एक सेकंड आ रहा हूं, सुमित जी एक सेकंड वेट कीजिए। बाद आप सनातन से सुमित जी एक सेकंड, सुमित शशांक जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, पूरा होने दीजिए। यश बोलिए जी। तो आपके अंदर यदि सनातन के कर्म को करने की इच्छा नहीं है तो सनातन चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। एक महिला की गरिमा के लिए सनातन में लड़ जाने का, मर जाने का है, और मणिपुर में आज तक कुछ नहीं बोले। हाँ, ये तुरंत संदेश खाली बोलेंगे। रुकिए विवेक जी, ये तुरंत संदेश खाली बोलेंगे, लेकिन इन्होंने मणिपुर देखने के बाद भी संदेश खाली में 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। यदि इन्हें स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं था तो इन्हें और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। यश एक बयान में लल्लू सिंह का और अरुण गोविल का एक बार फिर से सुनवाता हूं दर्शकों को। संविधान में अमेंडमेंट की बात की जा रही, ना कि संविधान बदलने की। उसके बाद सौरभ दुबे जी से इसका जवाब लूंगा। एक प्लीज वो बयान चलाइएगा, अरुण गोविल क्या कह रहे हैं और लल्लू सिंह क्या कह रहे हैं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा
तबाह करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। सौरभ दुबे जी, आपका जवाब कि कुछ बड़ा करना है। 272 में भी सरकार बन जाती, लल्लू सिंह कह रहे हैं। देखिए, मैं सुबह से यही कई बार बता चुका हूं, कई लोग बार बार अफवाह फैला रहे हैं इन 5 लोगों का नाम लेकर के। अच्छा हुआ आपने सुना दिया, अच्छा हुआ प्रेम कुमार जी ने भी सुन लिया, क्योंकि वो बार बार ये कई जगह नाम ले रहे हैं, तो अच्छा हुआ आपने सुना दिया। अमेंडमेंट की बात हो रही है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र ने कही। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक विषय उन्होंने अभी छेड़ दिया, ठीक है। मणिपुर पे ये क्या कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का बयान आप चाहिए। 200 आप 2/3 बहुमत क्यों जाते हैं, क्यों चाहते हैं? नहीं, आप सुनिए तो सही, उसी पे तो आ रहा हूं मैं। मणिपुर पे ये क्या कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे हम उसको मानेंगे। तो संविधान पे प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, क्या ये सुन नहीं रहे? जब मणिपुर पे इनको प्रधानमंत्री का बयान चाहिए था, तो फिर संविधान के ऊपर जब प्रधानमंत्री बोले तो आप उसको मानिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए, संविधान कांग्रेस ने नहीं लिखा, संविधान लिखा था बाबा साहब अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी को मैं बता रहा हूं, जो पहली समिति बनी थी, नेहरू जी ने उसमें घुसने नहीं दिया था। और बताइए, 296 सदस्यों की जो कमेटी बनी थी संविधान सभा की, नेहरू जी ने उससे बाहर रखा था। खीरी जो आपके बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा इनको आप समझ नहीं रहे मेरा सवाल। आ रहा हूं मैं। सौरभ दुबे जी, आप घूमिए मत, आप घूमिए मत और घुमाइए भी मत। आप मुझे बताइए कि 272 से 2/3 बहुमत की बात लल्लू सिंह क्यों कह रहे हैं? इस तरह के बयान की चुनावी सभा में आवश्यकता क्यों होती है? अच्छा, 272 से 2/3 अगर बहुमत की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत लगता है आपको? नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं कोई भी लगता। पार्टी अगर इंदिरा गांधी इतने बड़े बहुमत से जीत करके आती थी तो क्या वो ये कह रहे हैं कि कुछ कामों को करने के लिए 272 काम भी मैं बता रहा हूं, हाँ, कुछ काम मैं आधे घंटे बाद कुछ काम क्या बताइए? मैं काम बता रहा हूं, जल्दी बहुत बताइए, महत्वपूर्ण काम बता दूंगा आपको। जल्दी बताइए ना। देखिए सुनिए, जो जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, उनको भारत रत्न तब दिया गया 90 के दशक में, जब जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया गया, इंदिरा गांधी जी को दे दिया गया। तो संविधान की बात नहीं करें ना ये लोग। कुछ काम करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। कुछ काम क्या है? 2/3 बहुमत किस लिए चाहिए? 2/3 बहुमत इसीलिए चाहिए था जिस 370 हटाने के लिए। 370 हटाना, 370 हटाना 303 पे। उसके बाद बहुत सारे आपके ऐसी चीजें हैं जो बांग्लादेशी जो घुसपैठियां घुस करके हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी संपत्तियां, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये कह रहे हैं। मैं सारी चीजें आपको बता तो रहा हूं, आप उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए चाहिए। बहुत आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के पास अधिनियम ऐसे बने हुए। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान की बात करती है, अभी उनके गठबंधन के एक साथी ने बोला जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो भारत के सारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्या ये संविधान के लिए सही था? जब इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इस देश में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो क्या वो संविधान के हित में है? यश में आपके पास प्रेम कुमार जी, जब यहाँ पर इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी जी के समय, तो क्या संविधान पूर्वक थी? अभी फराज किदवई जी कह रहे थे आपको भटकाया जा रहा, आपका भटके बताइए। आपने महंगाई पे भी चर्चा की है, बेरोजगारी पे भी की है। इंडिया डेली लाइव ने हमेशा चर्चा की है। भटके हुए आप लोग हैं महाराज, आप गुमराह करना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी, इसके बाद फराज किदवई। प्रेम कुमार जी बताइए जरा। जी मैं आ रहा हूं, सुमित शशांक आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, ठीक है, अमेंडमेंट के लिए। ठीक है सौरभ दुबे जी, एक छोटा सा 30 सेकंड। 42वां संविधान का तो आपने जो अमेंडमेंट किया था उसका जिक्र ही नहीं किया। सबसे खतरनाक तो वो था जो संविधान की मूल आत्मा को मारता है, जहां पे आप सब जो है 4 शब्दों को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं संविधान के अंदर। उस 42वें संशोधन के ऊपर क्या कहेंगे मेरे मित्र? मैं पूछना चाह रहा हूं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी देखिए, संविधान को लेकर खतरा जो भी बताया जा रहा है, ये खतरा इसलिए बताया जा रहा है कि इनको 400 से ज्यादा सीट चाहिए, यहाँ से बात हो रही है। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि बात पर आप जा रहे हैं, तो संविधान की आत्मा को खत्म करने का रास्ता भी संविधान संशोधनों के थ्रू ही जाता है। ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अलग कोई प्रक्रिया होगी, ना होगा संविधान के संशोधन के ही नाम पर। लेकिन अगर ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो 1971 में छेड़ दिया गया कहती रही है। प्रेम कुमार जी, आप उस पर बात नहीं करते। बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ तो 1971 में हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों ने फैसला दिया, 11 जजों की बेंच ने, उसके बाद इस पे अमेंडमेंट कर दिया गया। 24th अमेंडमेंट था उसमें। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। शक्ति को स्थापित किया गया था, संसद की सर्वोच्च शक्ति स्थापित हुई थी। कानून संसद ही बनाएगा, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि बनाएंगे।
इसमें कोई कमजोर नहीं हुआ था, संसद मजबूत हुई थी। हाँ, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की, कही कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के ये संसद के पास पावर हो, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने का पावर ना हो, फिर डिफाइन किया गया। तो इसमें बेसिक ये स्ट्रक्चर, दोनों मैं की यही लड़ाई बात भी तो नहीं कह रहा हूं है। प्रेम कुमार और जी, एक अब थोड़ी इस बात तरीके से आगे अब थोड़ी बात बढ़ी। खुलकर हुई, मुझे भी अच्छा लगा। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये देश धर्मनिरपेक्षता, यहीं पर सेक्युलर एक था, बात है ना, और रहेगा। ये समीक्षा में आता है, लोगों के मूल अधिकार जो थे वो ये हैं और समीक्षा रहेंगे। में आता है। बोलने की आजादी का अधिकार था, है और रहेगा। आपने तब भी हमें और सबसे ज्यादा अमेंडमेंट, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट तो पहले ही हो गए थे। पिछले 10 साल में कितने अमेंडमेंट हुआ? 28 29 अमेंडमेंट हुए होंगे, 25 अमेंडमेंट हुए होंगे। देखिए, अमेंडमेंट्स तो हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन अमेंडमेंट्स के थ्रू जब कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट किया जाएगा तभी संविधान बदलेगा। आप बोल रहे हैं ये नहीं हो तो सकता। कब हुआ लेकिन ऐसा ये प्रेम कुमार होता जी? दिख रहा है। कब हुआ ऐसा? लास्ट टाइम कब हुआ ऐसा कि आप जब बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ? नहीं, मैं नॉलेज, दर्शकों के नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूं। अभी जब इमरजेंसी मैं लगाई तब हुआ था। बता रहा हूं ना, देखिए अभी देखिए, जैसे अभी चुनाव आयोग के बारे में एक फैसला आया कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्योंकि बेसिक बात है देश में चुनाव अगर स्वतंत्र, नहीं, निष्पक्ष और निर्भीक नहीं ये होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेसिक ये स्ट्रक्चर व्यवस्था नहीं है। कैसे चलेगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, आप समझिए पहले। नहीं, अब आप पूरे बेसिक देश बात का और बेसिक स्ट्रक्चर को मिला रहे हैं। निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव जी। हो। नहीं, आप बेसिक बोलने बात और नहीं बेसिक देंगे स्ट्रक्चर तो को बात मिला नहीं रहे हैं आएगी। आप। जी, नहीं, आप सुनिए, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होना, फराज की ये कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, यश आ रहा हूं, और अरुण जी काफी देर से वेट कर शर्त रहे हैं। है, जी, ये ठीक है। शर्त है। ठीक अगर है, ठीक है। उसके लिए ठीक सुप्रीम है। कोर्ट ने एक फैसला दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह उसको चुका अगर है, संसद पार्लियामेंट की भी नहीं कर सर्वोच्च सकती। शक्ति जी। के प्रेम कुमार जी हिसाब बहुत से अच्छे से खारिज जानते हैं। किया गया, जी। तो फिर ये बात सामने आई, स्पष्ट आई, खुलकर आई, और ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे, या कुछ फराज ऐसा की कुछ करेंगे, कहना चाह रहा है। तो सुमित ये शशांक भी में आ रहा हूं, एक संविधान मिनट की कीजिएगा। मूल भावना के फराज खिलाफ ही की होगा। कुछ कहना चाह रहा है। फराज की जी बोलिए। विवेक जी, आप अभी बार बार 24th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये गोलकनाथ केस की आप बात कर रहे हैं जो 1971 में हुआ था। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो थॉट प्रोसेस है वो गोलकनाथ केस के समय नहीं, केशवानंद भारती के समय के केस में आया था, और वो इंदिरा जी के ही टाइम पर हुआ था। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया केशवानंद भारती के केस में, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर आप जिसको बोल सकते हैं कि तस्वुर आया। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई बैठे हैं, आपने पूरी बात नहीं बताई। आप बताइए, सुनिए, केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच का वो क्या था, उनकी टिप्पणी क्या थी, क्या बहुमत से पूरा फैसला पढ़ा है दिया था? मैंने सुनिए तो मैंने उसको पूरा पढ़ा है। वहां पर फंडामेंटल राइट्स का इशू आया था। वो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। केशवानंद भारती के केस को आप गूगल कर लीजिएगा अपने दर्शकों में। इसमें एक लाइन की बात है, मैं फराज की जी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मुझे पता है आपको पता होगा। एक लाइन की बात ये, इस फैसले में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि 13 जजों की बेंच ने कहा कि संविधान संशोधन पर इकलौता प्रतिबंध ये है कि इसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। ये था एक लाइन की बात। एग्जैक्टली। फराज जी, अब विवेक जी आ जाइए मुद्दे पे। आ जाइए। उपराष्ट्रपति ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी के लोग, विवेक शांडिल्य, फराज किदवाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई मैं तो मानता हूं, मेरी पूरी इज्जत है। उनका स्टेटमेंट सुनिए। द वाइस प्रेसिडेंट हैज क्वेश्चनड द वैलिडिटी ऑफ द केशवानंद भारती जजमेंट, implying that parliament must have the sovereign right to amend the constitution regardless of whether it impinges on the basic structure। अब अगर इंग्लिश में, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, आपका समय वेस्ट हो जाएगा, तो मैं भी करूंगा। नहीं करना पड़ेगा सर, हिंदी चैनल है, दर्शक समझेंगे क्या। सुनिए, कर दीजिए 2 लाइन का प्लीज जी। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसकी वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठाए इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर ओम बिरला। तो जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इट मस्ट हैव द सोवरेन राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इंपिंजेस ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर को एक हिसाब से खत्म करने के बाद जब उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या स्टैंड है? क्या फिर उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया आज कि भाई
संविधान बदलने का कोई रूल ही नहीं है, बदला ही नहीं कैसी जा बात सकता, कर रहे यह हैं? विवेक संभव जी, है। मैं पूछ रहा हूं वाइस प्रेसिडेंट जी विवेक जी, वाइस प्रेसिडेंट ठीक का है, मैं इसका- स्टेटमेंट के बारे जी। में क्या ख्याल है भारतीय सुमित- जनता पार्टी सुमित जी के प्रवक्ता पास का? जा रहा हूं। पहली बात जी, और जल्दी से दूसरी पूरा बात- कीजिएगा। हाँ, दूसरी बात विवेक हाँ। जी दूसरी बात मैं वन लाइनर एक स्टेटमेंट दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप और सुन लिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी वो है जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहना करके उनका स्वागत करती है, जो गायत्री बिल्किस बानो के रेपिस्ट को मिठाई गायत्री खिलाती है। प्रजापति कौन है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो है। देखिए मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, मैं चला जाऊंगा ये विवेक नहीं फराज विवेक जी, की मैं ऐसे ये नहीं डिबेट उस तरफ डिबेट उस तरफ नहीं ले जाना चाहता मैं। सुमित जी आपको आंसर करना चाह रहे हैं। फराज की जी आंसर ले लेते हैं। सुमित जी आपका जवाब। फराज जी बड़े ही विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। अभी और सुन लीजिए। अरे आप बड़े ही विनम्रता से सर उसका जवाब ले लेते हैं। आपने जो इससे पहले सवाल उठाए हैं उसके बाद आप बहुत सारे मुद्दे जोड़ देंगे तो फिर डिबेट मेरी डाइवर्ट होगी। मैं अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे रहता हूं। बताइए सुमित जी। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक ने, हम लोग ने नहीं डाइवर्ट की, हम तो केशवानंद भारती की केस की बात कर रहे हैं। फराज किदवई जी, अभी मैं 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट पर चला जाऊंगा, फिर मिनर्वा मिल केस पे चला जाऊंगा, 1980 कर्नाटक की टेक्सटाइल कंपनी, फिर मैं एसआर मुंबई केस पर चला जाऊंगा। इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं तो ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं विशुद्ध डिबेट पर रहना चाहता हूं। सुनिए मेरी बात फराज किदवई जी, बहुत सारे केसेस मैं भी उठा के लाऊंगा। अभी मैं इतना चर्चा करने लग जाऊंगा टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। सुमित जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ ठीक है सुमित जी, सौरभ तुम एक सेकंड में आ रहा हूँ प्लीज। अब मेरी बात सुनिए सुमित जी, मैं रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ। सुमित जी बोल रहे हैं कुछ, सौरभ तुम जी रुक जाइए थोड़ा सा। फराज किदवई जी प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होल्ड कीजिए प्लीज। सुमित जी अरुण यादव जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। बनते हो यहाँ पे आके हल्ला करते हो। ठीक है सुमित जी अरुण यादव जी स्क्रीन पर लेकर आइए। पूछना चाहूंगा